हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द टेरावेल पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें बेसिकली हम क्रोमोसोम्स की कैसे स्ट्रक्चर होती है, डीएनए की कैसे स्ट्रक्चर होगी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रेप्लिकेशन का पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को। कहा जा रहा है कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो भाई क्रोमोसोम जो है दो टर्म से मिलकर के बना हुआ होता है। एक है आपका क्रोमा और दूसरा होता है जोम्स। क्रोमो मतलब होता है बॉडी, कलर्ड। क्रोमो का मतलब क्या होता है कि कलर की हम बात कर रहे हैं, और जोम्स का मतलब होता है बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी जो होता है उसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। और बेसिकली इसका नाम इसलिए ये पड़ा है क्योंकि आप जिस भी टाइम में इसको कलर करते हो ये उसी रंग का हो जाता है। डाई का मतलब है कि भाई हम जो भी आपको पता होगा कि नॉर्मली जो बिना किसी कलर वाले या अनस्टेन्ड जो लिविंग सेल्स होंगे, टिश्यूज़ या फिर कोई भी दूसरे पार्ट्स होते हैं, उसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं अगर हम स्टेनिंग कर लेते हैं तो वो लिविंग सेल्स जो हैं उनके जो भी सुटेबल डाइज हैं उनसे हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। उसके बाद हमें उनके स्ट्रक्चर्स काफ़ी विजिबल दिखती है। तो जो ये प्रोसेस है कलरेशन की, इसे ही क्या कहा जाता है, स्टेनिंग। और जिस कलर का यूज़ किया जाता है उसे या तो स्टेन कहा जा सकता है या डाई कहा जा सकता है। आगे आता है टॉपिक आपका कि भाई यहाँ पर कब ये प्रोसेस की शुरुआत होती है, जिसमें क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो। तो नॉर्मली आपको पता है, मैंने ये चैप्टर अभी आई थिंक क्लास 10th का नहीं पढ़ाया बट 11th में पढ़ाया है कि जो सेल साइकिल होती है, इस सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो भाई सबसे बड़ा हिस्सा होता है 90 लगभग कुछ ऑर्गेनिजम्स में 90% अगर लिया जाए तो वो इंटरफेस का ही होता है। ठीक है, कहीं जाकर के 10% होता है बाकी जो भी फेजेस हैं। तो जो इंटरफेस है ये आपका, इसमें क्या हो जाएगा, इंटरफेस स्टेज में जो सेल्स होती हैं बेसिकली डिवाइड नहीं करती हैं, प्रिपरेशन करती हैं। इसी वजह से इनको प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तैयारी होती है डिवीज़न के लिए। तो नॉर्मली इस दौरान जब सेल्स नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होती हैं तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी उसमें प्रेजेंट जो न्यूक्लियस है ये इसमें बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही पतला और डार्क स्टेन जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखता है, जिसका हमने नाम दिया है क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज होता है, ठीक है, यानी इंटरफेस होगा, तो इस दौरान कोई डिवीज़न तो होता नहीं है। अब डिवीज़न ना होने की वजह से जो यहाँ पे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, जिसकी हम जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टेन किया, यानी कि डार्क स्टेन हमें दिखेगा स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर्स। यही क्रोमेटिन फाइबर जैसे ही एम फेज शुरू होता है, उस एम फेज के प्रोफेज में जाकर के कंडेंस होते हैं और यहाँ पे क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं क्रोमोसोम को, वो देखो। कहा जा रहा है कि भाई क्रोमोसोम्स आर दी हाईली कंडेंस्ड कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं दीज आर कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड फॉर्म, किस चीज़ के, क्रोमोसोम्स के, यानी कि है तो ये क्रोमोसोम ही लेकिन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, और इसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कब शुरू होती है, तो ये प्रोफेज में शुरू होती है। तो नॉर्मली जो आप ये सेल एक स्ट्रक्चर देखोगे कि यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे डुप्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस है, इस सेल की जो न्यूक्लियस है, इसमें आप लॉन्ग थिन जो क्रोमेटिन फाइबर है वो देख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स का डुप्लिकेशन हो चुका है और ये पोल्स पे मूव करना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोफेज आया इसमें
कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो जाती है, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं ये कंडेंस होना लगभग शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आखिरी में देखोगे कि अब जा कर के यहाँ पे क्या बना है भाई, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कहा जा रहा है डिस्कवरी, किस तरीके से डिस्कवरी हुई उनकी, ये बात समझो भाई। डिस्कवरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट हैं वेल्डर फ्लेमिंग, इन्होंने 1882 में डिस्कवरी की थी क्रोमोसोम्स की। और बेसिकली जो सेलेमेंडर होता है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके डुअल हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस बेसिकली माने जाते हैं। ये जो सेलेमेंडर्स हैं इसमें हम अगर देखें तो इसकी लार्वा जो थी, इसमें इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और इसी डिवाइडिंग सेल चूँकि जो लेंथ वाइज डिवीज़न इसमें हो रहा था, और ये ऐसा लग रहा था कि धागा है और इसमें ये धागा लेंथ वाइज क्या कर रहा है, डिवीज़न कर रहा है। तो इसी के वजह से इन्होंने नाम क्या दिया था, इसे नाम दे दिया गया था माइटोसिस। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि भाई सेलेमेंडर के लार्वा में इन्होंने ये चीज़ को देखा था कि कुछ सेल्स जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ओल्ड माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा कि भाई छोटे छोटे से माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लेंथ वाइज क्या कर रहे हैं, डिवीज़न कर रहे हैं, और इसी को इन्होंने क्या कहा, माइटोसिस कह दिया। क्योंकि ये क्या थे भाई, इनको यहाँ पे ये जो डिवीज़न की प्रोसेस थी ये लेंथ वाइज थी, और यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे। तो थ्रेड जो होता है एक्चुअली मीनिंग होता है माइटोसिस का, और इसलिए इसको नाम दे दिया गया माइटोसिस। आगे चल कर के और हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं, और कई सारी स्पेशल टेक्निक से हमने इसकी स्टडी की क्रोमोसोम्स की, और आगे चल कर के बहुत ही डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने इकट्ठी की। आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो एक क्रोमोसोम होता है वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से। आप देख रहे हो कि इस तरीके से क्या हो जाएगा, दो आर्म्स, लॉन्ग आर्म्स से ये मिलकर के बने हुए हैं, जो कि मिडिल में क्या होता है, इस तरीके से बंधा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो आप दो नाम देख रहे हो ना, दो जो आर्म्स देख रहे हो, इसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटिड्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटर में ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है सेंट्रोसोम का। अब सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो आप उससे पहले एक टर्म समझो, एक टर्म आता है सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब है कि भाई एक ही क्रोमोसोम है और उसी क्रोमोसोम्स के दोनों जो दो आर्म्स हैं ना, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे जो होते हैं, भाई बहन होते हैं ना, या दो बहनें लड़कियाँ हो जाए तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं सिस्टर्स। उसी तरीके से एक ही क्रोमोसोम है तो यहाँ पे इसके क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है इनको सेंट्रोमियर क्या करता है, जॉइन करने का काम करता है। यानी कि पहला फंक्शन है कि इट जॉइंस बोथ क्रोमेटिड्स टू वन अनदर या ईच अदर, ठीक है, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक साथ ज्वाइन करने का काम करते हैं। दूसरी बात कि जब डिवीज़न की प्रोसेस शुरू होगी उस दौरान, सेल डिवीज़न के दौरान, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर होता है ये जाकर के सेंट्रोमियर से अटैच होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा और सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, और ये क्या हो जाते हैं भाई, एक दूसरे से अवे क्या हो जाएंगे, पोल्स पे जा कर के मूव कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहला फंक्शन कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करना, दूसरा फंक्शन कि ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को साइड देते हैं ताकि वो स्पिंडल फाइबर इनसे बाइंड हो सके, अटैच हो सके। आगे बढ़ा जाए, एक आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीज़न, भाई जब सेल डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, आप देखोगे कि क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, और सेपरेट होने के बाद ये डीकंडेंस होगा और फिर वापस से जिस फॉर्म से शुरुआत हुई थी उसी फॉर्म में आ जाता है। यानी कि क्रोमेटिन फाइबर्स में फर्दर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर जो है कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ये क्रोमोसोम जो है इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ये क्या करेंगी, वापस से एक दूसरे से ड्यूरिंग द सेल डिवीजन
डिवीज़न सेपरेट हो जाएंगे और सेपरेट हो करके जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे सेपरेट हो जाएंगी और सेपरेट हो करके क्रोमेटिन में बदल जाएंगे, जो वापस से क्या होता है डीकंडेंस हो करके और क्रोमेटिन फाइबर में बदल जाता है। यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, जिस फॉर्म से शुरुआत हुई थी, एट द एंड उसी फॉर्म में ये आ गए। अब कहा जाता है कि भाई क्रोमेटिन फाइबर जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो ये हमेशा बराबर होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स के, ठीक है, जो कि सेल डिवीज़न में बने थे। सिंपल सी बात है ना, जितना आपके पास मैगी का पैकेट होगा उतनी ही मैगी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपको याद रखनी है। अब आपको पता है कि आपको भी क्रोमेटिन का क्या डेफिनेशन होना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो हम क्रोमेटिन को डिफाइन करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का एक बिना डिस्टिंक्ट यानी कि इनडिस्टिंक्ट और लूज क्या होता है नेटवर्क होता है, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। यानी कि यहाँ पे ये मिल के बने हुए हैं दो टर्म्स से, एक है न्यूक्लियो और एक हो गया प्रोटीन। न्यूक्लियो जो है ये हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें अभी पढ़ना है डीएनए के बारे में। और प्रोटीन यानी कि हिस्टोन प्रोटीन जो 18 नंबर होते हैं उनकी बात हो रही है। तो ऑप्टिमर हिस्टोन प्रोटीन की बात हो रही है। यानी कि जो क्रोमेटिन होता है वो बहुत ढीला सा, ठीक है, इनडिस्टिंक्ट और लूज और साथ ही साथ दो चीज़ों से बना हुआ, डीएनए से बना हुआ प्लस यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भाई, अब आप देखोगे कि नॉर्मली यहाँ पे एक हमने सेल ले लिया, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब इस न्यूक्लियस को आप निकाल करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखती है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रॉस लाइक और कुछ रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब और जूम आप करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है रिबन लाइक, जो कि क्रोमोसोम कहा जाता है। ये क्रोमोसोम जो है इसको और अगर हम जूम करके देखें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, इसके थोड़े से हिस्से को, बॉडी के पार्ट को लो और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कि ये क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर के बने हुए हैं, जो कि नॉर्मली यहाँ पे क्या है भाई, ये सुपर कॉइल होता है, कॉइल होता है, ठीक है। और सिंपलर फॉर्म में चलो तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, ठीक है। और यही बनाते हैं आपके क्रोमेटिन। एंड देन वापस से इसको जूम करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है। अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा जो अभी मैंने बताया। अब आपको मैं डिटेल में बताती हूँ कि भाई नॉर्मल सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। इस तरीके से इनकी प्रेजेंस होती है डीएनए की, और यही डीएनए आगे चल कर के और क्या बनाते हैं भाई, हिस्टोन प्रोटीन जो ऑप्टिमर होता है, ऑप्टिमर हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होंगे, रैप्ड हो जाएंगे और फिर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन और कॉइल होगा, सुपर कॉइल होगा एंड फाइनली यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर बना देता है, जो फर्दर कॉइल होता जाएगा और क्रोमोसोम बन जाएगा। और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियस इन रिटर्न सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये आपके बुक में फ्लो चार्ट दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। भाई जो डीएनए है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जो डीएनए का बेसिकली स्टडी है वो शुरुआत की गई थी रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा, जो कि एक फीमेल क्या थी, साइंटिस्ट थी। इन्होंने शेप ऑफ द डीएनए की स्टडी की थी 1953 में, और उसी स्टडी के डेटा को लेकर के वाटसन एंड क्रिक ने स्टडी किया और यहाँ पे फाइनली इन्होंने एक डीएनए से रिलेटेड डिटेल्ड स्ट्रक्चर वाली इंफॉर्मेशन दी और उसको दिया गया इनके द्वारा 1953 में। और जो ये थियरी है या ये जो प्रिंसिपल है इसे क्या कहा जाता है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए, जिसमें बेसिकली हम डीएनए की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं।
आगे कहा जा रहा है कि भाई जो डीएनए होता है ये मैक्रोमॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा ये आप देखोगे कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से मिलकर के बने हुए होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक का उल्टा होगा, एक का जो भी मान लो यहाँ पे जी है उसका अपोजिट यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस या जो भी स्ट्रक्चर है। यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से और ट्विस्टेड होते हैं एंड्स पर। आप देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि ऐसा लगता है कि सीढ़ी है और सीढ़ी को कुछ कुछ दूरी से क्या किया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है स्पाइरली, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि डीएनए जो होता है ये रिपीटेड यूनिट से बना हुआ होता है न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजनस बेस, शुगर और पी ग्रुप यानी कि फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब ज़रा एक बारी हम डायग्राम देख लेंगे। इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ होता है डीएनए का। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है इनको, इस तरीके से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे G है तो यहाँ C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ पे G है यहाँ पे C होगा, यहाँ पे A है यहाँ T होगा। यानी कि एक स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उसका ठीक अपोजिट दूसरे स्ट्रैंड पर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात कि भाई एक जो कंप्लीट टर्न होता है वो आपका इतना माना जाएगा, ठीक है, यानी कि इतना माना जाता है जो कि 3.4 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। चलिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा कंप्लीट वन कंप्लीट टर्न, किस चीज़ का भी, डीएनए का, ठीक है। और वहीं जो दो आपके यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स होंगे उनके बीच की दूरी की बात की जाए तो 0.34 नैनोमीटर होता है और यही आपके डबल क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड्स हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है भाई कि क्या इस थ्योरीज में है, ज़रा समझो भाई। न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला है फॉस्फेट ग्रुप, सेकेंड आपका हो जाएगा शुगर, पेंटोज शुगर, और थर्ड हो जाता है नाइट्रोजनस बेस। अब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो चलो ठीक है, फॉस्फेट का ग्रुप है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटोज शुगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं और 5 कार्बन एटम वाले होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो चूँकि डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें ये शुगर क्या होता है, डिफरेंट प्रेजेंट होता है। एक आपका शुगर होता है डीएनए में प्रेजेंट, एक होता है आरएनए में प्रेजेंट। डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगर इनके स्ट्रक्चर, वैसे तो आपके बुक में नहीं दी हुई है, बट अगर इनके स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पर H ग्रुप प्रेजेंट होगा कि और जो आरएनए होता है उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो जाता है। थर्ड होता है भाई नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 तरीके के या 5 तरीके के होंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे यूरेसिल की भी, तो आरएनए जो होता है इसमें यूरेसिल भी पाया जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यूरेसिल भी पाया जाता है, ठीक है। और इनको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो इनके पहले लेटर को लिखा जाता है, जैसे एडेनिन के लिए A, ग्वानिन के लिए G, साइटोसिन के लिए C और थाइमिन के लिए क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसी तरीके से यूरेसिल के लिए हो जाएगा U। अब जो अगर डीएनए है तो इस डीएनए में यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं ATGC, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें आरएनए की तो आरएनए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आरएनए में AUGC प्रेजेंट होता है, यानी कि T की जगह पे क्या आ जाता है, U आ जाता है। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली लास्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लास्ट में अब आपको बताया जाता है कि भाई ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है पेंटोज शुगर जो कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 प्रेजेंट होता है कार्बन। इससे ये क्या होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे जुड़े हुए फॉर्म में। और यहीं पे जो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन होता है उससे नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब जो ये आपका
डायग्राम है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का। अब हम ज़रा देखेंगे कि भाई किस तरीके से कौन किससे बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे आपने प्यूरिन पायरिमिडिन पढ़ा होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि प्यूरिन क्या होता है और पायरिमिडिन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है आप देख सकते हो कि जो एडेनिन है ये हमेशा क्या करता है भाई, हमेशा यहाँ पे ये पेयर बनाता है किसके साथ, तो टी के साथ, यानी कि ए ऑलवेज मेक पेयर विद द टी थाइमीन। और बीच में जो पेयर होता है ना, तो नाइट्रोजनस बेस के बीच की जो पेयर होती है उसे क्या कहा जाता है भाई, एच बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जी जो है, ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होती है। आगे नॉर्मली जब आप देखो तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 पैरेलल स्ट्रैंड की बात की जा रही है एक डीएनए के पार्ट की, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। इधर देख रहे हो यहाँ पे बेसिकली पोलैरिटी की बात की जा रही है, यानी कि ये पैरेलल तो है बट यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा जब हम एंटी पैरेलल लिख देंगे, ठीक है। चलो इसमें ज़्यादा सही क्या रहेगा अगर हम लिख दें एंटी पैरेलल। चलो तो एंटी पैरेलल जो है इसमें क्या हो जाएगा कि भाई एक स्ट्रैंड मान लो कि इस तरीके से प्रेजेंट है, इस एंड पे प्रेजेंट है ए, इस पे प्रेजेंट है बी, तो दूसरे पे जो जहाँ ए प्रेजेंट था उसका अपोजिट यानी बी प्रेजेंट होगा, और जहाँ बी प्रेजेंट था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्रेजेंट होगा, और यही क्या कही जाती है, एंटी पोलैरिटी ये शो करते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भाई जो डीएनए की फॉर्मेशन होती है यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इज़ नोन एज रेप्लिकेशन, इसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। और ये इंटरफेज में आप देखोगे कि जब एम फेज चल रहा होगा उस दौरान जो मेरे बच्चों एक काम करो आप इससे समझो, ये ज़्यादा आसानी होगी। आप यहाँ पे साइकिल भी अपनी कॉपी में पढ़ रहे हो तो बनाते चलना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इंटरफेस बना लो। आपको पता है कि लगभग कुछ ही समय क्या होता है, एम फेज़ का होता है, बाकी आपका इंटरफेस होगा, यानी कि सबसे पहले G1 फेज़, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़, फिर M फेज़। तो जो ये G1 फेज़ है इसमें तो नहीं, बट S फेज़ में क्या होता है, ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, G2 फेज़ होगी और M फेज़ होगी। तो अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जो G1 S और G2 फेज़ होता है ये आपका इंटरफेज़ होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इंटरफेज़ में भी या फिर S फेज़ में क्या होता है, ये डिवीज़न की प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एक एंड से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब जैसे आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक एंड से क्या हो जाएगा, ओपन होना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक एंड से क्या हो गया है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। और फाइनली अब देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन शुरू हो गई है, ठीक है। एक एंड से ये ओपन हुआ और यहाँ पे नए स्ट्रैंड बनने शुरू हो गए हैं पुराने स्ट्रैंड की मदद से, ठीक है। इस तरीके से ये बनने शुरू हो गए हैं और ये आगे अनवाइंड होता रहता है, आगे ये क्या होता है, अनवाइंड होता रहेगा, यानी अनजिप होता रहता है, ओपन होता रहता है। और इसी तरीके से देख रहे हो कि एट लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा प्रोसेस आपका क्या हो जाना चाहिए भाई, रेप्लिकेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि 2 क्या बन चुके हैं, 2 यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स हैं, नए स्ट्रैंड्स हैं, उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे एक आपका पुराना तो दूसरा क्या हो जाएगा, नया बन जाता है, ठीक है। तो एक आपका कंप्लीट डीएनए था वो अनवाइंड हुआ, एक जो आपका एंड था उससे ओपन होना शुरू हुआ, देख सकते हो इस तरीके से वाई शेप बन गया, ठीक है। और फिर आगे चल कर के यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है दोनों ही स्ट्रैंड्स पर, और इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलेगा और एट द एंड 2 क्या हो चुके हैं,
डीएनए की फॉर्मेशन हो चुकी है, जिसमें कि एक स्ट्रैंड होता है पुराना, दूसरा होता है नया, फिर होता है पुराना और दूसरा होता है नया, और इस तरीके से होती है रेप्लिकेशन की प्रोसेस। यानी कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, कब तक कंटिन्यू रहेगा भाई? जब तक कि होल लेंथ ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो जाता तब तक होता है। ठीक है, चलिए एक आपका डेफिनेशन बचा है, उसके बाद फिर ये क्लास बंद करेंगे। भाई अब हमें पढ़ना पड़ता है जीन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे बताया जाता है भाई कि जीन जो होगा, इट इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, दैट इनकोड्स फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन, जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का काम करता है, एंड विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सेम पर्टिकुलर फीचर ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो जीन होते हैं ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। किस चीज़ के स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं भाई? तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जो कि प्रोटीन के लिए क्या करता है, कोड करता है, और ये प्रोटीन आगे चल कर के और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्या करेगा भाई, एक्सप्रेस करने का काम करेगा। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो जीन होता है वो डायरेक्टली किसे कंट्रोल करता है, कैरेक्टर्स को। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो भी आपका टॉपिक है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता आया हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू।